बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने जो FPSC लेक्चरर टेस्ट की प्रिपरेशन की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, उसमें एजुकेशन सेक्शन का चैप्टर हमारे पास है टेस्टिंग एंड एवेलुएशन, और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ असेसमेंट प्लस टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। बेसिकली इट इन्वॉल्व द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डेटा, कि जो हमने मेजर किया होता है डाटा उसको इंटरप्रेट करती है। एंड इट आल्सो मेक सेंस ऑफ द डाटा कलेक्टेड ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, जो हमने डाटा कलेक्ट किया होता है उसके एक सेंस बनाती है, उसको एक सेंस देती है कि हम उसको किस तरीके से एनालाइज कर सकें। तो वो सारा प्रोसेस हम लोग असेसमेंट में करते हैं। अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट की। इट डिटरमिन द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो प्लेसमेंट असेसमेंट का की वर्ड है वो है बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले, कोई प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले जो टेस्ट लिया जाता है, जो असेसमेंट ली जाती है, उसको हम प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्री रीडिंग टेस्ट बिफोर स्टार्टिंग अ लेसन, कि एक टीचर ने क्लास में आज नया चैप्टर स्टार्ट करवाना है, तो वो चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले बच्चों से उससे मुतल्लिक कुछ क्वेश्चन पूछेगी, उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए। तो वो जो क्वेश्चन होंगे वो प्री रीडिंग क्वेश्चन या यू कैन से प्लेसमेंट टेस्ट के उसमें आ जाएंगे कैटेगरी में। इसके अलावा जो एडमिशन टेस्ट लिए जाते हैं स्टूडेंट्स के, तो वो भी प्लेसमेंट असेसमेंट के ही कैटेगरी में फॉल करते हैं। सेकंड हमारे पास है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का की वर्ड है वो है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, और उसके साथ इट मॉनिटर्स के टीचर्स को हेल्प करती है स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है वाइल रीडिंग क्वेश्चन, यानी कि टीचर ने दौरान सबक, ठीक है, जब वो सबक पढ़ा रही होंगी, लेसन पढ़ा रही होंगी, तो जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स से करेंगी उनकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए वो फॉर्मेटिव असेसमेंट की कैटेगरी में फॉल करेंगे। और जो डेली बेसिस पे टीचर टेस्ट ले रहे होते हैं, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, तो वो सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट की कैटेगरी में ही फॉल करते हैं। थर्ड पे बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट की। दे डायग्नोज लर्निंग डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। बेसिकली डायग्नोस्टिक असेसमेंट में हम लोग जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं स्टूडेंट्स की, उनको डायग्नोज करते हैं और फिर उसकी बेस पे उनको रेमीडियल सजेशन दी जाती हैं। इसके लिए हम लोग डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट भी यूज़ करते हैं। फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट एवेलुएट अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। बेसिकली इसमें जो हम लोग असेस कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग को, वो एट द एंड ऑफ प्रोग्राम हम उनको असेस कर रहे होते हैं, जब हमारे पास इंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी होती है, हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका होता है। तो उसके बाद जब हम लोग टेस्ट लेते हैं तो वो हमारे पास समेटिव एवेल्यूएशन में या समेटिव असेसमेंट में आ जाता है, और समेटिव एवेल्यूएशन की ही बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं। इसकी एग्जांपल भी हमारे पास आ जाएंगे पोस्ट रीडिंग टेस्ट, यानी कि जब टीचर ने कंप्लीट कर लिया लेसन, उसके बाद जो टीचर ने टेस्ट लिया वो हमारे पास पोस्ट रीडिंग में आ जाएगा। और जो एनुअल एग्ज़ाम हमारे एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में, हमारे जो स्कूल सिस्टम है उसमें जो बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, तो वो सारा सेशन कंप्लीट होने के बाद आखिर में जो लिए जाते हैं उसकी बेसिस पे उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है, तो वो समेटिव असेसमेंट होती है। अब हम डिटेल में इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1, जो कि है हमारे पास प्लेसमेंट असेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट इज़ कंसर्न विद pupils' entry performance and typically focuses on questions such as। बेसिकली जो प्लेसमेंट असेसमेंट का मेन फंक्शन है वो है स्टूडेंट्स की नॉलेज को असेस करना, बट बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोग्राम एंट्री परफॉर्मेंस, यानी कि किसी भी प्रोग्राम में इनरोल होने से पहले
जो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस देते हैं, जो स्टूडेंट टेस्ट देते हैं, वो हमारे पास प्लेसमेंट असेसमेंट में आ जाता है। और उसके की एरियाज़ कौन से हैं जिन पे ये फोकस करते हैं? सबसे पहले, डज द पीपल पोजेसेस द नॉलेज एंड स्किल नीडेड टू बिगिन द प्लान्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो हम प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें इनरोल होने से पहले आया बच्चों के पास वो इतनी इनफ नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है कि हम लोग वो बच्चे उस सेशन में, उस प्रोग्राम में इनरोल हो सकें। तो ये चीज़ जो चेक करती है वो प्लेसमेंट असेसमेंट चेक करती है। डज द बिगनिंग अलजेब्रा स्टूडेंट हैव अ सफिशेंट अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल स्किल्स, यानी कि आपने बच्चों को अलजेब्रा स्टार्ट करवाना है, तो अलजेब्रा स्टार्ट करवाने से पहले बच्चों को जो बेसिक अर्थमेटिक फंक्शंस हैं वो आते हैं परफॉर्म करना या नहीं। उनको जो बेसिक हमारे पास आ जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, तो वो बेसिक फंक्शन बच्चों को करना आते हैं या नहीं। अगर वो करना आते हैं या इसके अलावा अगर कुछ नेसेसरी स्किल्स हैं, कंप्यूटेशनल स्किल्स हैं, तो वो बच्चे को उस पर कमांड होगी, तभी वो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेगा, तभी आप वो अलजेब्रा का पोर्शन उनको स्टार्ट करवा सकते हैं। तो वो चीज़ जो चेक करती है उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है, तो वो प्लेसमेंट असेसमेंट चेक करती है। टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द पीपल ऑलरेडी मास्टर्ड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लान्ड इंस्ट्रक्शन। एक तो ये कि हमारे प्रीवियस नॉलेज चेक करके बताती है बच्चे की, उसके अलावा ये बच्चों का वो लेवल चेक करती है कि हमने जो इंस्ट्रक्शन प्लान की हुई हैं उसमें से भी बच्चों ने कोई चीज़ें मास्टर की हुई हैं या नहीं, उसमें से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को आती हैं या नहीं। अगर तो आती हैं तो फिर क्या होगा? सफिशिएंट मास्टरी माइट इंडिकेट द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ स्किपिंग कंटेंट, सर्टेन यूनिट्स आर बीइंग प्लेस्ड इन अ मोर एडवांस कोर्स। अगर जो हमने इंस्ट्रक्शन प्लान की हुई हैं उसमें से कुछ कंटेंट बच्चों को आता है तो वो हम स्किप कर देंगे, उस पर हम लोग इतना फोकस नहीं करेंगे, तो उसको या तो फिर बच्चों को एडवांस कोर्स में एडमिशन दे दिया जाता है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स अपने बच्चे को 3 क्लास में एडमिशन करवाने के लिए स्कूल लेके गया, तो वो स्कूल में एडमिशन से पहले वो 3rd क्लास में एडमिशन से पहले वो एडमिशन टेस्ट लेते हैं। वो उससे बच्चे से 2 क्लास का टेस्ट लेंगे कि बच्चे को 2 क्लास का जो कंटेंट है उसमें बच्चे की मास्टरी है या नहीं। अगर है तो तब वो उसको 3 क्लास में इनरोल कर लेंगे, और अगर नहीं है तो बच्चे को वापस प्रीवियस क्लास में ही बैठना पड़ेगा। तो अगर उसमें से अगर कुछ बच्चे को कोर्स आता है तो हो सकता है फिर वो उसको टीचर्स कुछ चैप्टर स्किप करवा दें, तो वो बच्चा आगे थोड़ा सा बाकी बच्चों के साथ मूव कर सके। 3rd पे देख लेते हैं, द गोल ऑफ प्लेसमेंट एवेल्युएशन इज टू डिटरमिन द पोजीशन इन द इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस एंड द मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट द पीपल द मोस्ट। एक तो ये कि हमें ये इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस जो है उसकी पोजीशन बताती है कि हाँ भाई बच्चे को कहाँ पे हमने स्टैंड करवाना है, बच्चे की पोजीशन कौन सी होगी। जो हम लोग हमारा इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस चल रहा है, जो हमने इंस्ट्रक्शन प्लान की हुई है, तो उसमें बच्चा कहाँ अलाइ करेगा, कहाँ स्टैंड करेगा। और इसके अलावा एक और चीज़ क्या बताती है वो, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है जो बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो, जिससे बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो वो जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन हम लोग डिसाइड करते हैं और पोजीशन डिसाइड करते हैं इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस की, कि हम लोग कैसे आगे मूव करेंगे, तो वो प्लेसमेंट असेसमेंट ही हमें हेल्प करती है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 में हम देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट को। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ यूज्ड टू मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन and to provide continuous feedback to both pupil and teacher concerning learning success and failure.
जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो किस लिए यूज़ होती है? स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए, और वो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन चलती रहती हैं, कंटिन्यूस रहती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट की ये सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है कि ये कंटिन्यूस होती है। और उसके साथ ये फीडबैक भी, जब असेसमेंट कंटिन्यूस होगी तो फीडबैक भी कंटिन्यूस होगा। तो वो फीडबैक ना सिर्फ स्टूडेंट को बल्कि टीचर को भी प्रोवाइड करती है। हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीडबैक टू pupils reinforces सक्सेसफुल लर्निंग। जो हम स्टूडेंट्स को फीडबैक देते हैं उनकी टेस्ट की बेस पे, वो उनकी लर्निंग को इन्हेंस करने में बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को अपनी मिस्टेक्स का पता चलता है, और अगर उनके असेसमेंट अच्छी हो तो वो उनके लिए एक बूस्टर डोज साबित होती है। स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलती है ताकि नेक्स्ट वो मज़ीद अच्छा परफॉर्म कर सकें। और अगर कोई जो भी मिस्टेक्स वगैरह हैं उसके लिए जो भी रेमीडियल सजेशन ज़रूरत होती हैं तो टीचर उनको टाइमली बता सकती हैं कि आपकी ये मिस्टेक्स हैं, इनको आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि एट द एंड वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को हिंडर ना कर सकें। इट आल्सो आइडेंटिफाइज लर्निंग एरर्स दैट नीड करेक्शन। हमने अभी बात की कि जो ज़रूरत होती है, जिन एरियाज़ पे काम करने की ज़रूरत होती है, तो वो एरियाज़ हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट बता देती है, वो लर्निंग एरर्स। हाँ भाई, जब आपकी कंटिन्यूसली आपकी असेसमेंट हो रही होती है तो आपको भी पता चलता है कि हाँ भाई ये एरिया है जहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ, तो मुझे इस पे काम करने की ज़रूरत है। टीचर को भी पता चलता है कि हाँ भाई इस एरिया पे बच्चों को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। देन फीडबैक टू टीचर कंसर्निंग लर्निंग सक्सेसेस एंड फेलियर। टीचर को ये हेल्प आउट करती है कि लर्निंग हमारे पास सक्सेसफुल जा रही है या नहीं। और उसके बाद फीडबैक टू टीचर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर मॉडिफाइंग इंस्ट्रक्शन और मेथड। अगर वो सक्सेसफुल नहीं है लर्निंग, तो फिर टीचर को हो सकता है अपना जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो मेथड है, उनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। उसको थोड़ा सा मज़ीद उसमें बूस्टर लेके आए, ताकि जो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग है उसको इन्हेंस किया जा सके, उनकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को दूर किया जा सके, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। तो वो सारा जो होता है, वो हमें जो कंटिन्यूस फीडबैक मिल रहा होता है थ्रू टेस्टिंग, तो वो ही टीचर को हेल्प आउट करता है ये बताने में कि आपने अपनी इंस्ट्रक्शन जो है या जो अपने मेथड है उसको मॉडिफाई करना है। देन फीडबैक टू टीचर आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइबिंग रेमीडियल वर्क। अब रेमीडियल वर्क ये इस तरह से टीचर को हेल्प आउट करता है कि हाँ भाई टीचर ने किस स्टूडेंट को रेमीडियल वर्क देना है, किस स्टूडेंट को सजेशन देनी है, किस स्टूडेंट पे ज़्यादा काम करना है या किस ग्रुप पे ज़्यादा काम करना है। वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे लैग कर रहे हैं, जहाँ पे टीचर को रेमिडिएशन, ठीक है, रेमिडीज़ की ज़रूरत है, रेमिडीज़ अप्लाई करने की, स्टूडेंट्स पे मज़ीद फोकस करने की ज़रूरत है। आपको ये सारा जितना भी कंटेंट है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसके की पॉइंट्स हैं सिर्फ उनको माइंड में रखिएगा। ये वाले की पॉइंट्स आपको जो आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इवन कि सिर्फ इस स्लाइड को ही नहीं, ओवरऑल जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा कंटेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट लेना है। क्योंकि पेपर आपका सब्जेक्टिव नहीं होगा जहाँ पे आपको लिखना पड़े, वहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिवली अटैम्प्ट करना है। तो ऑब्जेक्टिवली अटैम्प्ट करने के लिए आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो इसमें से जो हाईलाइट हुई हैं वर्ड्स उन पे फोकस कीजिएगा। ये वाले जो हाईलाइट हुई हुई कीवर्ड्स, ये आपको MCQs जो हैं वो उनको अटैम्प्ट करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 3, जो हमारे पास है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स आर कंसर्न विद द परमानेंट लर्निंग डिफिकल्टीज दैट आर लेफ्ट अनरिजॉल्व्ड बाय करेक्टिव प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट।
मीन्स कि जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है उसमें हम लोग स्टूडेंट्स की जो परमानेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको हम लोग डायग्नोज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जहाँ पे वर्ड आएगा तो वो आपने डायग्नोस्टिक असेसमेंट की तरफ ही वो इंडिकेशन होती है, ये इसका की वर्ड है। इसके साथ समटाइम्स लिखा आ जाता है कि ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन हम लोग डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर रहे होते हैं, बट जो इसका की वर्ड है वो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन हम लोग क्यों कर रहे होते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट? टू डायग्नोज परमानेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। तो वो जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं वो इसका की वर्ड है। अब जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो भी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन ही होती है, टीचर को हेल्प आउट करती है कि वो स्टूडेंट्स के उन एरियाज़ पे तवज्जो दे सके जिसमें वो वीक है, लेकिन उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कहा जाता है। जो परमानेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट से नहीं रिजॉल्व हो सकती, तो उसके लिए फिर डायग्नोस्टिक असेसमेंट यूज़ की जाती है। एग्जांपल देख लेते हैं हम इसकी। If a student continues to fail in mathematics despite the use of improved methods of instruction, then more detailed diagnosis is needed. कि एक स्टूडेंट कंटिन्यूसली बार बार मैथमेटिक्स का है तो यहाँ पे मैंने एक सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है, कोई भी आप सब्जेक्ट ले लें उसमें बच्चा बार बार फेल हो रहा है, इवन कि टीचर उसके लिए बहुत सारे रेमिडियल वर्क भी दे रही है उनको फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू, लेकिन बच्चे की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो डायग्नोज नहीं हो पा रहे। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए फिर डायग्नोस्टिक असेसमेंट की जाती है। एज फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर सिंपल लर्निंग प्रॉब्लम्स, वाइल डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज comprehensive and detailed search for the underlying problems। यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने पहले बात की थी कि ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देती है, यानी कि फौरी तौर पे तो वो मसला चलो ठीक हो गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो अगेन राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका हमने परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए डिटेल स्टडी होगी, कंप्रीहेंसिव और डिटेल जो सर्च होती है वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट में होती है। उसके लिए फिर डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज़ की जाते हैं, एवन के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे हेल्प ली जाती है, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है स्टूडेंट्स को। तो वो बहुत सारे कंप्रिहेंसिव स्टडी है, उसमें बहुत सारे एरियाज इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके फीचर्स देख लेते हैं। इट डिटरमिन काजेज़ ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स, कि जो स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं उनकी कॉजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, बच्चे को ये मसाइल क्यों दरपेश हैं। इट इज़ अ कम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल सर्च, कि हम लोग थारोली स्टडी करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, उसके सारे एरियाज़ को कवर करते हैं। इट मे आल्सो नीड्स हेल्प्स ऑफ साइकोलॉजिकल, मेडिकल एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट, इसमें हमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है और मेडिकल एक्सपर्ट्स की भी, और डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट से भी हमें मदद लेना पड़ सकती है। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है वो स्टूडेंट्स की परमानेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को डायग्नोज करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जी, अब हम देखते हैं लास्ट हमारे पास है समेटिव असेसमेंट। समेटिव इनको एवेल्यूएशन के साथ भी इंटरमिंगल किया जाता है। समेटिव एवेल्यूएशन टिपिकली कम्स एट द एंड ऑफ ए कोर्स और यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जब हमने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया, हमारे पास यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि एक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, तो एट द एंड सबसे आखिर में जो असेसमेंट होती है, जो एवेल्यूएशन होती है, वो समेटिव होती है। इट इज़ डिज़ाइन टू डिटरमिन एक्सटेंट टू विच द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। उसके साथ हमें ये भी बताती है कि जो हमने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स स्टार्ट में डिज़ाइन किए थे, हमने बनाए थे, वो किस हद तक अचीव हुए हैं और किस हद तक नहीं। एंड इज़ यूज प्राइमरली फॉर असाइनिंग कोर्स ग्रेड्स और सर्टिफाइंग प्यूपल मास्टरी ऑफ द
इंटेंडिंग लर्निंग आउटकम्स, और इसकी बेस पे स्टूडेंट्स को ग्रेड्स असाइन किए जाते हैं, उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने की सूरत में। फीचर्स इसके देख लेते हैं। इट डिटरमिन्स दी ओवरऑल सक्सेस आर फेलियर ऑफ पीपल। ओवरऑल कंप्लीट कि स्टूडेंट हम लोग एक वर्ड में सिंपल डिस्क्राइब कर देते हैं, या फेल है या पास। तो वो फेल या पास का जो डिसीजन होता है वो एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन होता है। ये नहीं कि टीचर ने ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एक चैप्टर पढ़ाया और उसका टेस्ट लिया, उसमें से अनफॉर्चुनेटली बच्चा नहीं ले सका अच्छे मार्क्स, तो आप उसको फेल की कैटेगरी में नहीं शामिल कर सकते, बल्कि उसको नेक्स्ट चांस दिया जाता है कि वो जो अपनी लर्निंग प्रोग्रेस है उसको इन्हेंस कर सके, जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं उसकी, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उसकी वीक एरियाज़ हैं, उन पे काम करे। जो समेटिव असेसमेंट है ये डिसाइड करती है कि स्टूडेंट पास हैं या फेल, वो ओवरऑल प्रोग्रेस देख रही होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रमोशन, सर्टिफिकेशन एंड ग्रेडिंग। प्रमोशन मीन कि स्टूडेंट्स को एक क्लास से नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए या एक प्रोग्राम से नेक्स्ट प्रोग्राम में जाने के लिए जो हम लोग असेसमेंट यूज़ करते हैं वो समेटिव असेसमेंट होती है। समेटिव असेसमेंट की बेस पे स्टूडेंट्स को एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट किया जाता है। उसी की बेस पे बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, और समेटिव असेसमेंट की ही बेस पे स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसकी ग्रेडिंग की जाती है। स्टूडेंट्स अगर पास हैं फेल हैं, तो पास हैं तो वो कौन सा ग्रेड बच्चे ने लिया है, ए लिया है, बी लिया है, सी लिया है, डी लिया है, तो वो ओवरऑल वो सारा हम लोग समेटिव असेसमेंट में देखते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन फ्यूचर डिसीजन एंड प्रिडिक्शन। हमने ऊपर में बात की वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करते हैं, और उसके साथ जो डिसीजन लेने में, ठीक है, वो भी हमें यही असेसमेंट है जो हेल्प करती है हम फ्यूचर में स्टूडेंट्स के लिए कौन सा डिसीजन लें, कि बच्चे को अगली क्लास में प्रमोट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये सब हम लोग समेटिव असेसमेंट में ही डिसाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं रोल, पर्पस और यूज़ ऑफ एवेल्युएशन। और ये सारी चीज़ें एक ही हैं। अगर रोल आ जाए एवेल्युएशन का, पर्पस आ जाए या यूज़ आ जाए, बेसिकली इन तीनों की नेचर सेम है कि एवेल्युएशन हम लोग एवेल्युएशन का क्या रोल है, एवेल्युएशन का पर्पस क्या है, या ये किस लिए यूज़ होती है, तो ये सब सेम है। अब हम देख लेते हैं वो कौन सा पर्पस है जिसके लिए एवेल्युएशन हम लोग करते हैं। द नीड फॉर असेसमेंट एंड एवेल्युएशन में बी डिस्कस्ड एज अंडर। प्लेसमेंट डिसीजन के लिए कि हाँ भाई स्टूडेंट्स को किस प्रोग्राम में आपने प्लेस करना है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एवेल्युएशन। सेकंड हमारे पास है डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल डिसीजन, कि स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोग्रेस, अगर लर्निंग डिफ़िकल्टीज डायग्नोज हुई हैं तो उनको फिर कौन कौन से रेमीडियल प्रोवाइड करने चाहिए, रेमीडियल मेजर्स, तो उसके डिसीजन भी एवेल्युएशन के असेसमेंट में ही होता है। देन फीडबैक, हम जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं फीडबैक, वो एवेल्युएशन की बेस पे फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। इवन के जो टीचर्स हैं उनको भी जो फीडबैक दिया जाता है, ठीक है, उनके जो ओवरऑल इंस्ट्रक्शन है, उनके जो उन्होंने मेथड उनको यूज़ किया, तो वो भी एवेल्युएशन की बेस पे ही फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। देन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, स्टूडेंट्स को जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग दी जाती है वो भी एवेल्युएशन की बेस पे दी जाती है। इट आल्सो सर्व द पर्पज़ ऑफ इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। जो लर्निंग इम्प्रूव करती है वो स्टूडेंट की, और जो इंस्ट्रक्शन इम्प्रूव करती है वो टीचर्स की। देन प्रमोशन इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए भी हम एवेल्युएशन करते हैं। रिपोर्टिंग पीपल प्रोग्रेस टू पेरेंट्स, कि हम पेरेंट्स को जो रिपोर्ट दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस की, कि आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो एवेल्युएशन की ही बेस पे कर रहे होते हैं, बच्चों के जो रिजल्ट्स होते हैं। देन प्रोग्राम एवेल्युएशन, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट को तो वो साथ में हेल्प आउट करता ही है, उनकी लर्निंग इम्प्रूव करता है, टीचर को भी हेल्प आउट करता है इंस्ट्रक्शन इम्प्रूव करने में,
लेकिन उसके साथ जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है तो वो उस प्रोग्राम की भी एवेल्यूएशन हो रही होती है कि हमें उसमें मज़ीद कौन सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, हम किस तरीके से उसको अपडेट कर सकें ताकि वो स्टूडेंट्स की भी नीड पूरे कर सके और जो टीचर्स की हैं उसको भी कंप्लीट कर सके। तो ये सारे के सारे डिसीजन जो होते हैं वो एवेल्यूएशन की ही बेस पे लिए जाते हैं। अब लास्ट में हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग कितनी तरह की होती है? हमने बात की टेस्टिंग की, मेजरमेंट की, असेसमेंट की, एवेल्यूएशन की। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। मीन्स कि हमारे पास सबसे पहले असेसमेंट आ जाती है और टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट को जो स्कोरिंग करते हैं वो हमारे पास मेजरमेंट में आ जाती है। मेजरमेंट का जो डाटा हमारे पास होता है उसको असेसमेंट में हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, उसमें सेंस बनाते हैं और एवेल्यूएशन में हम लोग डिसीजन लेते हैं। अब हम लोग डिसीजन ले चुके हैं तो वो हमने कैसे कन्वे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है जो डिसीजन हमने बनाया, तो उसके लिए हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। जो रिपोर्टिंग के बेसिकली जो मेन हमारे पास टाइप्स हैं वो सबसे पहले हमारे पास है ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम। ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम में क्या होता है? इट इज़ वाइडली यूज टू रिपोर्ट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। बहुत ज़्यादा, आल्दो इट्स ट्रेडिशनल बट स्टिल बहुत ज़्यादा यही सिस्टम यूज़ हो रहा है। इन दिस सिस्टम स्टूडेंट्स वर असाइंड सिंगल लेटर ग्रेड। उन्हें सिर्फ एक ग्रेड असाइन कर दिया जाता है, ABCDEF, इसमें से कोई एक ग्रेड। और सिंगल नंबर मीन के स्टूडेंट्स को रैंक्स असाइन की जाती हैं, उनको पोजीशन बताई जाती है कि वो क्लास में फर्स्ट आया है, सेकंड है, थर्ड है, फिर वो फोर्थ पे कौन सा बच्चा है, फिफ्थ पे। तो ये या तो फिर रैंक्स यूज़ होते हैं या फिर ग्रेडिंग टू रिप्रेजेंट्स ऑफ पीपल्स अचीवमेंट इन ईच सब्जेक्ट। कि हम मोस्टली हर सब्जेक्ट की असेसमेंट हो रही होती है तो उसका हर सब्जेक्ट के टीचर बनाते हैं ग्रेडिंग सिस्टम। देन हमारे पास है पास एंड फेल सिस्टम। इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, सेटिस्फैक्ट्री या अनसेटिस्फैक्ट्री, और दूसरा हमारे पास है पास या फेल। थर्ड हमारे पास है चेक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये हमारे पास लेटेस्ट आप यूज़ होते हैं। थोड़ा सा इसमें जो हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम है उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लाई गई है, बट ये मोस्टली सेकेंडरी लेवल तक ही यूज़ होता है, इससे आगे नहीं यूज़ होती। मोर इंफॉर्मेटिव प्रोग्रेस रिपोर्ट। These reports includes ratings of progress towards the major objectives in each subject area। इसमें जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहे होते हैं उस सब्जेक्ट के जितने भी मेन एरियाज हैं उन पे फोकस किया जाता है, सब की सब डोमेन्स पे। एक एग्ज़ाम्पल इसकी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है अर्थमेटिक का एरिया, मैथमेटिक्स से रिलेटेड। कौन कौन सी डोमेन्स इसमें हम लोग देखेंगे? स्टूडेंट्स यूजेस फंडामेंटल प्रोसेसेस, स्टूडेंट्स सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग रीजनिंग, इज़ एक्यूरेट इन वर्क। अब ये हम लोगों ने डोमेन सेलेक्ट कर ली, इनकी बेस पे हम लोगों ने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जज करना है। तो उसके लिए जो हम लोग इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे वो 3 हैं, और बहुत सारा के होते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 3 लिखे हैं जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं। पहला हमारे पास है आउटस्टैंडिंग, दूसरा हमारे पास है सेटिस्फैक्ट्री, और तीसरा हमारे पास है नीड इम्प्रूवमेंट। पहली डोमेन देखते हैं, स्टूडेंट यूजेस फंडामेंटल प्रोसेसेस। अगर तो स्टूडेंट्स वाकई यूज़ करता है तो अच्छा है, उसमें स्टूडेंट एक्सीलेंट है, तो आप आउटस्टैंडिंग वाला जो पोर्शन है उस पर आप टिक मार्क कर देंगे, चेक लगा देंगे एक। और अगर नहीं है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री है तो आप सेटिस्फैक्ट्री पे चेक मार्क कर देंगे। और अगर स्टूडेंट्स को इस एरिया में काम करने की ज़रूरत है तो जो नीड इम्प्रूवमेंट वाला आपके पास पोर्शन है वहाँ पे आप चेक लगा देंगे। सेकंड हमारे पास है
सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग रीजनिंग। अगर स्टूडेंट उसमें बेस्ट है, बहुत अच्छा है, तो आप उसको आउटस्टैंडिंग पे चेक मार्क करेंगे। अगर उसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है तो आप उस पर चेक मार्क कर दें। और अगर स्टूडेंट को थोड़ा सा उस पर काम करने की ज़रूरत है, मज़ीद उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, तो जो नीड इम्प्रूवमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पे आप उसको चेक मार्क कर दें। उसके बाद लास्ट हमारे पास है इज़ एक्यूरेट इन वर्क। ये हम लोग स्टूडेंट्स की एबिलिटी चेक कर रहे हैं अर्थमेटिक डोमेन में, वो काम एक्यूरेट करता है या नहीं। इसमें भी हमारे पास वही अगेन 3 इंडिकेटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग, सेटिस्फैक्ट्री एंड नीड इम्प्रूवमेंट। तो जिस तरह के भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए टीचर इन तीनों में से किसी एक पे चेक मार्क कर सकती हैं। ये बहुत कम्प्रिहेंसिव हमारे पास डिटेल होती है स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस की। तो इसके लिए ये होता है कि ये हर क्लासेस में नहीं मोस्टली यूज़ की जाती हैं, ये सेकेंडरी लेवल तक के ही टीचर्स इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद एक और हमारे पास है टाइप्स रिपोर्टिंग की, लेटर्स टू पेरेंट्स। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो पेरेंट्स हैं उनको उनके बच्चों की जो प्रोग्रेस है उसको लेटर्स की फॉर्म में रिपोर्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स तक उनके पेरेंट्स तक लेटर भेजे जाते हैं। उसमें ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होती है, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ्स कैसी हैं, स्टूडेंट्स की वीकनेसेस कौन सी हैं, उनके इवन के हर सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे होते हैं, ग्रेडिंग होती है, आखिर में कंप्लीट ओवरऑल परसेंटेज गिवन होती है, ओवरऑल जो स्टूडेंट्स का ग्रेड बन रहा होता है वो भी मेंशन होता है, और टीचर्स के रिमार्क्स भी शामिल होते हैं कि हाँ भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी थी और वो कौन से एरियाज़ हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। ये तो वो चीज़ें जो स्टूडेंट्स जब घर लेटर भेजे जाते हैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को। इसके साथ एक और मेथड भी होता है, वो हमारे पास है पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस या पेरेंट टीचर्स मीटिंग। उसमें टीचर्स और जो पेरेंट्स हैं उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स के बारे में जितने भी उसके वीक एरियाज़ हैं या जितने भी उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं वो टीचर और पेरेंट्स जो फेस टू फेस मीटिंग में वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। और उसके बाद उसके जितनी भी उस मीटिंग के नतीजे में जो भी डिस्कस होता है उसमें जो भी ओपिनियंस दिए जाते हैं टीचर्स की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ पे, फिर उसकी बेस पे आगे स्टूडेंट्स को रेमीडियल वर्क दिया जाता है। और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि वो कम्बिनेशन होता है बहुत सारे रिपोर्टिंग सिस्टम का, कि स्टूडेंट्स को अब रिपोर्ट कार्ड भी असाइन किए जाते हैं और उनकी पीटीएम भी कॉल की जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप हर स्कूल का अपना सिस्टम होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट्स को जो है रिज़ल्ट वो रिपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स थी रिपोर्टिंग की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।